चुंबकीय ध्रुव। हेटेरस को लगा कि जैसे जैसे वह जलदमरुमध्य के निकट आ रहा था, उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसकी यात्रा का भाग्य इस पर निर्भर था। अब तक उसने अपने पूर्ववर्तियों से अधिक कार्य किया था, जिनमें से सबसे भाग्यशाली मैक्लिंटॉक को ध्रुवीय समुद्र के इस भाग तक पहुंचने में 15 महीने लगे थे। लेकिन ये बहुत कम या कुछ भी नहीं था। यदि वह बेलोट जलदमरुमध्य को पार करने में सफल नहीं हुआ, वो अपने कदम वापस नहीं ले सकता था और अगले वर्ष तक उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता। उसने तट की जांच का जिम्मा किसी और को नहीं सौंपा, बल्कि खुद को सौंपा। वो कौवे के घोंसले पर चढ़ गया और शनिवार की सुबह कई घंटे वहां बिताए। चालक दल के सदस्यों को जहाज की स्थिति का पूरा अंदाजा था। जहाज पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, इंजन की भाप धीमी हो गई थी और फॉरवर्ड जहाज जितना संभव हो सके जमीन के करीब रहा। तट पर हिमखंड थे, जो सबसे गर्म गर्मियों में भी पिघलते नहीं हैं। केवल एक अनुभवी आंख ही उनके बीच के अंतर को पहचान सकती थी। हेटेरस ने अपने नक्शों की तुलना जमीन से की। जैसे ही दोपहर के करीब सूरज ने खुद को एक पल के लिए दिखाया, उसने शेंडन और वॉल से एक बहुत ही सटीक अवलोकन करवाया, जिसे उसे चिल्लाकर बताया गया। पूरे चालक दल ने आधे दिन तक चिंता की यातनाएं झेली, लेकिन लगभग 2 बजे ये शब्द मिज़ेनमास्ट के ऊपर से चिल्लाकर कहे गए, पश्चिम की ओर मुड़ो, पूरी ताकत लगाओ। ब्रिगेड ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। उसका अगला भाग संकेतित बिंदु की ओर मुड़ गया। पेंचों के नीचे समुद्र में झाग उठने लगा और फॉरवर्ड पूरी गति से 2 बर्फीली धाराओं के बीच में घुस गया। रास्ता मिल गया। हेटेरस डेक पर उतरा और बर्फ मास्टर ने उसकी जगह ले ली। खैर कप्तान, डॉक्टर ने कहा, हम अंततः प्रसिद्ध जलदमरुमध्य में हैं। हाँ, हेटेरस ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए उत्तर दिया, लेकिन अंदर जाना ही सब कुछ नहीं है, हमें बाहर भी निकलना होगा। और इतना कहकर वह अपने केबिन में वापस आ गया। वह सही कह रहा है, डॉक्टर ने कहा, हम यहाँ एक तरह के चूहेदानी में हैं, जिसमें ब्रिगेड चलाने के लिए बमुश्किल पर्याप्त जगह है, और अगर हमें जलदमरुमध्य में सर्दियाँ बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। खैर, हम पहले व्यक्ति नहीं होंगे जिन्हें ऐसा करना पड़ा है, और वे इससे उबर गए, और हम भी इससे उबर जाएंगे। डॉक्टर गलत नहीं थे। ये वही जगह थी, एक छोटे से आश्रय वाले बंदरगाह में, जिसे मैक्लिंटॉक ने खुद कैनेडी हार्बर कहा था, जहां 1858 में फॉक्स ने सर्दियां बिताई थीं। ऊंची ग्रेनाइट श्रृंखला और दोनों किनारों की खड़ी चट्टानें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। बेलोट जलदमरुमध्य 17 मील लंबा और 1 मील चौड़ा है, और लगभग 6 या 7 फैदम गहरा है। ये पहाड़ों के बीच स्थित है, जिनकी ऊंचाई 1600 फीट होने का अनुमान है। ये नॉर्थ समरसेट को बूथिया लैंड से अलग करता है। ये समझना आसान है कि इस तरह के जलदमरुमध्य में जहाज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। फॉरवर्ड धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन वह आगे बढ़ा। जलदमरुमध्य में तूफान अक्सर आते रहते हैं, और ब्रेग उनसे बच नहीं पाया। हेटेरस के आदेश पर सभी पालों को मोड़ दिया गया, लेकिन सभी सावधानियों के बावजूद ब्रेग बहुत ज्यादा हिल गया। लहरें उस पर टूट पड़ी और उसका धुआं आश्चर्यजनक तेजी से पूर्व की ओर भाग गया। हिलती हुई बर्फ के बीच उसका मार्ग निश्चित नहीं था। बैरोमीटर गिर गया, डेक पर रुकना मुश्किल था, और ज्यादातर लोग बेकार की तकलीफ से बचने के लिए नीचे ही रहे। हेटेरस, जॉनसन और शेंडन बर्फ और बारिश के तूफान के बावजूद भी जहाज पर ही रहे। हमेशा की तरह डॉक्टर ने खुद से पूछा कि वह सबसे अप्रिय काम क्या कर सकता है, और उसने खुद को तुरंत डेक पर जाने का उत्तर दिया। एक दूसरे को सुनना असंभव था और एक दूसरे को देखना मुश्किल था, इसलिए उसने अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखा। हेटेरस ने कोहरे के पार देखने की कोशिश की। उसने अनुमान लगाया कि वे 6 बजे जलदमरुमध्य के मुहाने पर होंगे, लेकिन जब समय आया तो सभी मुद्दे बंद हो गए। उसे प्रतीक्षा करने और ब्रिगेड को एक हिमखंड पर लंगर डालने के लिए बाध्य होना पड़ा, लेकिन वह पूरी रात दबाव में रुका रहा। मौसम भयावह था। फॉरवर्ड हर पल अपनी जंजीरें तोड़ने की धमकी दे रहा था। ये डर था कि जिस हिमखंड पर वे लंगर डाले हुए थे, वह तेज पश्चिमी हवा के कारण अपने आधार से टूटकर ब्रिगेड के साथ बह जाएगा। अधिकारी लगातार सतर्क थे और अत्यधिक आशंका में थे। बर्फ के साथ साथ हवा के जोर से हिमखंडों की सतह से बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे। ये वायुमंडल में तीरों की बौछार की तरह था।
इस भयानक रात में तापमान अचानक बढ़ गया। थर्मामीटर ने 57 डिग्री को चिन्हित किया और डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने दक्षिण में बिजली की चमक देखी है। उसके बाद दूर से गड़गड़ाहट की गर्जना जो वेलस कोर्सबी की गवाही की पुष्टि करती प्रतीत हुई, जिसने 65वें समानांतर के ऊपर एक समान घटना देखी थी। कैप्टन पेरी ने भी 1821 में इसी तरह के मौसम संबंधी आश्चर्य को देखा था। सुबह 5 बजे के करीब मौसम आश्चर्यजनक तेजी से बदल गया। तापमान 0 से नीचे चला गया, हवा उत्तर की ओर मुड़ गई और शांत हो गई। जलदमरूमध्य का पश्चिमी द्वार दिखाई दे रहा था, लेकिन पूरी तरह से अवरुद्ध था। हेटेरस उत्सुकता से तट की ओर देख रहा था, खुद से पूछ रहा था कि क्या वास्तव में मार्ग मौजूद है। हालांकि ब्राइग चल पड़ा और बर्फ की धाराओं के बीच धीरे धीरे फिसलता रहा, जबकि हिमखंड उसके तख्तों पर शोर मचाते हुए दबाव डाल रहे थे। उस समय पैक अभी भी 6 से 7 फीट मोटे थे। उन्हें उनके दबाव से बचने के लिए सावधानी से बाध्य किया गया था, क्योंकि अगर ब्राइग ने उनका विरोध किया होता तो वह ऊपर उठकर अपनी तरफ पलट जाने का जोखिम उठा सकता था। दोपहर में पहली बार वे एक शानदार सौर घटना दोपहलिया के साथ एक प्रभामंडल की प्रशंसा कर सकते थे। डॉक्टर ने इसे देखा और इसके सटीक आयाम लिए। बाहरी धनुष अपने क्षैतिज व्यास के प्रत्येक तरफ 30 डिग्री की सीमा तक ही दिखाई दे रहा था। सूर्य की 2 छवियां उल्लेखनीय रूप से स्पष्ट थीं। चमकदार धनुष के रंग अंदर से बाहर की ओर बढ़ते थे और लाल, पीले, हरे और बहुत हल्के नीले रंग के होते थे। संक्षेप में, बिना किसी निर्दिष्ट बाहरी सीमा के सफेद प्रकाश। डॉक्टर को इन उल्काओं के बारे में थॉमस यंग का सरल सिद्धांत याद आया। इस प्राकृतिक दार्शनिक ने माना कि बर्फ के प्रिज्म से बने कुछ बादल वायुमंडल में निलंबित हैं। प्रिज्म पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें 60 और 90 डिग्री के कोण पर विघटित होती हैं। इसलिए शांत वातावरण में प्रभामंडल मौजूद नहीं हो सकते। डॉक्टर को ये सिद्धांत बहुत संभावित लगा। बोरियल समुद्रों के आदि नाविक आमतौर पर इस घटना को प्रचुर मात्रा में बर्फ का अग्रदूत मानते हैं। यदि उनका अवलोकन सही था, तो फॉरवर्ड की स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। इसलिए हेटरस ने तेजी से आगे बढ़ने का संकल्प लिया। दिन के शेष समय और अगली रात के दौरान उन्होंने 1 मिनट का भी आराम नहीं किया। अपनी दूरबीन से क्षितिज को साफ करते हुए, थोड़ी सी भी खुली जगह का फायदा उठाते हुए और जलदमरूमध्य से बाहर निकलने का कोई मौका नहीं गंवाया। लेकिन सुबह उसे बर्फ के उस अभेद्य ढेर के सामने रुकना पड़ा। डॉक्टर भी उसके साथ शौच के लिए गया। हेटेरस उसके साथ एकांत में चला गया, जहां वे बिना किसी डर के बात कर सकते थे कि कहीं कोई सुन न ले। हम इसमें शामिल हो चुके हैं, हेटेरस ने कहा, अब इससे आगे जाना असंभव है। डॉक्टर ने पूछा, क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? कोई नहीं। आगे की तरफ से इतना सारा पाउडर हमें आधा मील भी आगे नहीं बढ़ा सकता। डॉक्टर ने पूछा, तो फिर हम क्या करें? मुझे नहीं मालूम। यह शापित वर्ष शुरू से ही प्रतिकूल रहा है। ठीक है, डॉक्टर ने जवाब दिया, अगर हमें यहाँ सर्दी बितानी है, तो हमें यहीं रहना होगा। एक जगह दूसरी जगह जितनी ही अच्छी है। लेकिन हेटरस ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, हमें यहाँ सर्दी नहीं बितानी चाहिए, खासकर जून के महीने में। सर्दी शारीरिक और नैतिक खतरे से भरी होती है। वास्तविक पीड़ा के बीच लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के दौरान चालक दल को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगा कि मैं ध्रुव के बहुत नज़दीक रुक सकता हूँ। भाग्यवश ऐसा ही हुआ, अन्यथा बफिन्स बे बंद नहीं होती। यह उस अमेरिकी के लिए काफी खुला था। हेटेरस ने गुस्से में चिल्लाया। आओ हेटेरस, डॉक्टर ने जानबूझकर उसे बीच में रोकते हुए कहा, आज केवल 5 जून है। निराश मत हो, हमारे सामने अचानक एक रास्ता खुल सकता है। तुम जानते हो कि बर्फ में कई खंडों में टूटने की प्रवृत्ति होती है, यहाँ तक कि सबसे शांत मौसम में भी, जैसे कि प्रतिकर्षण की एक शक्ति इसके विभिन्न भागों पर काम कर रही हो। हम किसी भी क्षण समुद्र को मुक्त पा सकते हैं। अगर वह क्षण आता है तो हम उसका लाभ उठाएंगे। यह बहुत संभव है कि बेलोट स्ट्रेट से बाहर निकलने के बाद हम पील स्ट्रेट या मैक्लिंटॉक चैनल से उत्तर की ओर जा सकेंगे और फिर। कैप्टन जेम्स वॉल ने कहा, जो हेटेरस के बोलते समय वहां आया था, बर्फ लगभग हमारी पतवार को उड़ा ले जाएगी। ठीक है,
हेटेरस ने उत्तर दिया, हमें जोखिम उठाना ही होगा। हमें दिन रात तैयार रहना होगा। आपको इसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, मिस्टर वॉल, लेकिन मैं इसे हटा नहीं सकता। लेकिन वॉल ने कहा, यह मेरा काम है, हेटेरस ने गंभीरता से कहा, और वॉल अपने पद पर वापस चला गया। मैं अपने जीवन के 5 साल उत्तर दिशा में जाने के लिए दे सकता हूँ, हेटेरस ने गुस्से में कहा, मुझे इससे ज्यादा खतरनाक रास्ता नहीं पता। मुश्किल यह है कि चुंबकीय ध्रुव से इस दूरी पर कंपास कोई मार्गदर्शक नहीं है, सुई लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। डॉक्टर ने उत्तर दिया, मैं मानता हूँ कि नौपरिवहन कठिन है, लेकिन जब हमने अपना उद्यम शुरू किया था, तब हमें पता था कि हमें क्या उम्मीद करनी है, और हमें इस पर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, मेरा दल अब पहले जैसा नहीं रहा, अधिकारी लोगों को बिगाड़ रहे हैं। मैं उन्हें पैसे देकर जो चाहूं करवा सकता हूं, लेकिन मेरे अधिकारी मेरा समर्थन नहीं करते, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं, हेटेरस। नहीं, मैं नहीं हूं। क्या आपको लगता है कि क्रू को उन बाधाओं के लिए खेद है जो मुझे मिलती हैं? इसके विपरीत, उन्हें उम्मीद है कि वे मुझे मेरी परियोजनाओं को छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। वे अब शिकायत नहीं करते हैं, और जब तक फॉरवर्ड दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, तब तक वे शिकायत नहीं करेंगे। मूर्ख, उन्हें लगता है कि वे इंग्लैंड के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बार मुझे उत्तर की ओर जाने दो और तुम देखोगे कि वे कैसे बदल जाते हैं। हालांकि, मैं कसम खाता हूं कि कोई भी जीवित प्राणी मुझे मेरे आचरण की रेखा से विचलित नहीं करेगा। बस मुझे एक रास्ता खोजने दो, बस इतना ही। कैप्टन की एक इच्छा जल्द ही पूरी हो गई। शाम के समय अचानक परिवर्तन हुआ, हवा, धारा या तापमान के प्रभाव में बर्फ के मैदान अलग हो गए। फॉरवर्ड जहाज अपने स्टील के अगले भाग से बर्फ को तोड़ता हुआ साहपूर्वक आगे बढ़ा। वह पूरी रात चलता रहा और अगली सुबह लगभग 6 बजे बेलोट स्ट्रेट को साफ कर दिया। लेकिन बस इतना ही, उत्तरी मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। हेटेरस को बहुत निराशा हुई। हालांकि, उसके पास अपनी निराशा को छिपाने के लिए पर्याप्त चरित्र था, और जैसे कि एकमात्र मार्ग खुला था जिसे वो पसंद करता था, उसने फॉरवर्ड को फिर से फ्रैंकलिन स्ट्रेट से नीचे जाने दिया। पील स्ट्रेट तक नहीं पहुंच पाने के कारण उसने मैक्लिंटॉक चैनल में जाने के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स लैंड का चक्कर लगाने का संकल्प लिया। लेकिन उसे लगा कि वह अपनी निराशा की सीमा तक शेंडन और वॉल को धोखा नहीं दे सकता। 6 जून का दिन घटनाहीन था, आकाश बर्फ से भरा था, और प्रभामंडल की भविष्यवाणियां पूरी हो गई थीं। 36 घंटों के दौरान फॉरवर्ड ने बूथिया लैंड के घुमावदार रास्तों का अनुसरण किया। प्रिंस ऑफ वेल्स लैंड तक पहुंचने में असमर्थ, कप्तान ने बीचे द्वीप पर आपूर्ति प्राप्त करने की उम्मीद की। वह गुरुवार को फ्रैंकलिन स्ट्रेट के छोर पर पहुंच गया, जहां उसने फिर से उत्तर की ओर जाने वाली सड़क को अवरुद्ध पाया। यह उसे निराश करने के लिए पर्याप्त था। वह अपने कदम भी वापस नहीं ले सकता था। हिमखंड उसे आगे की ओर धकेल रहे थे, और उसने अपने पीछे के मार्गों को इस तरह से देखा जैसे कि वो कभी खुला समुद्र नहीं था जहां से वह 1 घंटे पहले गुजरा था। इसलिए फॉरवर्ड को न केवल उत्तर की ओर जाने से रोका गया, बल्कि पकड़े जाने के डर से एक पल भी नहीं रुक सका, और वह बर्फ से बचकर भाग गया जैसे एक जहाज तूफान से बचकर भागता है। शुक्रवार 8 जून को वे बूथिया के तट के पास जेम्स रॉस जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जिससे उन्हें बचना था, क्योंकि इसका एकमात्र निकास पश्चिम में अमेरिकी तट के पास है। इस बिंदु से दोपहर में लिए गए प्रेक्षणों ने 70 डिग्री 5 फीट 17 इंचेस अक्षांश और 96 डिग्री 46 फीट 45 इंचेस देशांतर दिया। जब डॉक्टर ने सुना कि उसने अपने नक्शे से परामर्श किया और पाया कि वे चुंबकीय ध्रुव पर थे, ठीक उसी स्थान पर जहां सर जॉन के भतीजे जेम्स रॉस ने इसे ठीक किया था। तट के पास भूमि कम थी और लगभग 1 मील की दूरी पर थोड़ी ऊंची हो गई थी, केवल 60 फीट। फॉरवर्ड के बॉयलर को साफ करने की जरूरत थी, और कप्तान ने ब्राइग को एक बर्फ के मैदान में लंगर डालने के लिए कहा और डॉक्टर और नाविक को उतरने की अनुमति दी। वो खुद अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं करता था, और अपने केबिन में रहकर ध्रुव के अपने नक्शे से परामर्श करता रहा। डॉक्टर और उसका साथी आसानी से जमीन पर पहुंचने में सफल हो गए,
डॉक्टर ने प्रयोग करने के लिए एक कंपास लिया। वो ये देखना चाहता था कि जेम्स रॉस के निष्कर्ष सही हैं या नहीं। उसने आसानी से रॉस द्वारा लगाए गए चूना पत्थर के ढेर को खोज लिया। वो उसके पास दौड़ा। एक छेद ने उसे अंदर टिन के डिब्बे को देखने की अनुमति दी जिसमें जेम्स रॉस ने अपनी खोजों की आधिकारिक रिपोर्ट रखी थी। ऐसा लग रहा था कि पिछले 30 वर्षों से कोई भी जीवित प्राणी इस उजाड़ तट पर नहीं आया था। इस स्थान पर एक लोडस्टोन सुई, जितना संभव हो सके उतनी नाजुक तरीके से लटकी हुई थी, चुंबकीय प्रभाव के तहत तुरंत लगभग ऊर्ध्वाधर स्थिति में आ गई। यदि आकर्षण का केंद्र सुई के ठीक नीचे नहीं था तो ये केवल थोड़ी दूरी पर हो सकता था। डॉक्टर ने प्रयोग सावधानी से किया और पाया कि जेम्स रॉस के अपूर्ण उपकरणों ने उनकी ऊर्ध्वाधर सुई को 89 डिग्री 59 का झुकाव दिया था, जिससे वास्तविक चुंबकीय बिंदु उस स्थान से 1 मिनट की दूरी पर था, लेकिन थोड़ी दूरी पर उनका अपना झुकाव 90 डिग्री था। डॉक्टर ने धरती पर थपथपाते हुए कहा, यही दुनिया के चुंबकीय ध्रुव का सटीक स्थान है। तो फिर, नाविक ने कहा, आखिरकार वहां कोई लोडस्टोन पर्वत नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो पहाड़ सिर्फ एक विश्वसनीय परिकल्पना थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जो जहाजों को आकर्षित कर सके, उनके लोहे के लंगर को एक के बाद एक और कीलों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, और आप देख सकते हैं कि यह आपके जूतों का उतना ही सम्मान करता है जितना कि दुनिया की कोई भी दूसरी जमीन करती है। तो फिर आप कैसे समझाएंगे? कुछ भी स्पष्ट नहीं है, जॉनसन। हम अभी तक इसके लिए पर्याप्त नहीं जानते हैं, लेकिन यह निश्चित, सटीक, गणितीय है कि चुंबकीय ध्रुव इसी स्थान पर है। मिस्टर क्लोबोनी, बोरियल पोल के बारे में इतना कुछ कहने में कैप्टन कितने खुश होंगे। वो किसी दिन ऐसा करेंगे, जॉनसन, आप देखेंगे। मुझे आशा है कि वह ऐसा करेगा, नाविक ने उत्तर दिया। उन्होंने और डॉक्टर ने ठीक उसी स्थान पर एक पत्थर का टीला बनवाया जहां प्रयोग किया गया था, और शाम 5 बजे जहाज पर वापस आ गए। सर जॉन फ्रैंकलिन का भाग्य। फॉरवर्ड जहाज जेम्स रॉस स्ट्रेट को सीधे पार करने में सफल रहा, लेकिन बिना किसी कठिनाई के चालक दल को आरी चलाने और पेटार्ड का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ा, और वे थकान से थक गए थे। सौभाग्य से तापमान सहनीय था, और उसी युग में जेम्स रॉस द्वारा अनुभव किए गए तापमान से 30 डिग्री अधिक था। थर्मामीटर ने 34 डिग्री का निशान दिखाया। शनिवार को उन्होंने किंग विलियम लैंड के उत्तरी छोर पर केप फेलिक्स को दोगुना कर दिया, जो उत्तरी समुद्र के मध्यम आकार के द्वीपों में से एक है। वहां के चालक दल ने एक मजबूत और दर्दनाक सनसनी का अनुभव किया, और तट से नौकायन करते समय कई लोगों की उदास निगाहें द्वीप की ओर मुड़ गईं। ये द्वीप आधुनिक समय की सबसे भयानक त्रासदी का रंगमंच था। पश्चिम में कुछ मील की दूरी पर अरेबस और टेरा हमेशा के लिए खो गए थे। नाविकों को एडमिरल फ्रैंकलिन को खोजने के प्रयासों और परिणामों के बारे में पता था, लेकिन वे आपदा के दिल को छू लेने वाले विवरणों से अनभिज्ञ थे। जब डॉक्टर अपने नक्शे पर जहाज की प्रगति का अनुसरण कर रहे थे, तो उनमें से कई, बेल, बोल्टन और सिम्पसन, उनके पास आए और उनसे बातचीत करने लगे। जिज्ञासा से प्रेरित उनके साथी जल्द ही उनके पीछे चले गए, जबकि ब्रिगेड अत्यधिक तेजी से उड़ रही थी, और तट अपनी खाड़ियों, केप और प्रोमोन्टरीज के साथ एक विशाल चित्रमाला की तरह उनकी आंखों के सामने से गुजरा। हेटेरस तेजी से कदमों से ऊपर नीचे चल रहा था। डेक पर मौजूद डॉक्टर ने चारों ओर देखा और पाया कि वो लगभग पूरे दल से घिरा हुआ है। उसने देखा कि ऐसी स्थिति में गायन कितना प्रभावशाली होगा, और उसने जॉनसन के साथ शुरू हुई बातचीत को इस प्रकार जारी रखा। आप जानते हैं कि फ्रैंकलिन ने कैसे शुरुआत की, मेरे दोस्तों। वो कुक और नेल्सन की तरह एक केबिन बॉय था। अपने युवाओं को महान समुद्री अभियानों में लगाने के बाद, उन्होंने 1845 में उत्तर पश्चिम मार्ग की खोज में निकलने का संकल्प लिया। उन्होंने अरेबस और टेरा नामक 2 जहाजों की कमान संभाली, जो पहले से ही प्रसिद्ध थे, जिन्होंने 1840 में जेम्स रॉस के नेतृत्व में अंटार्कटिक अभियान किया था। फ्रैंकलिन द्वारा सुसज्जित अरेबस में 70 लोगों का दल था, अधिकारी और नाविक, जिसमें फिट्स जेम्स कप्तान थे, गोर और ले वेस्कोंटे लेफ्टिनेंट थे, डेस वोक्स सार्जेंट और काउच नाविक थे, और स्टेनली सर्जन थे।
टेरा में 68 लोग थे, कैप्टन क्रोजियर, लेफ्टिनेंट लिटिल, हॉजसन और इरविंग। कैप्स, स्ट्रेट्स, पॉइंट्स और चैनलों के मानचित्र पर नामों में आप इन दुर्भाग्यपूर्ण पुरुषों के नाम पढ़ सकते हैं, जिनमें से किसी को भी अपनी जन्मभूमि देखने के लिए दोबारा नहीं नसीब हुआ। कुल मिलाकर 138 पुरुष थे। हम जानते हैं कि फ्रैंकलिन के अंतिम पत्र डिस्को द्वीप से संबोधित किए गए थे और 12 जुलाई 1845 को दिनांकित थे। मुझे उम्मीद है, उन्होंने कहा, आज रात लैनकेस्टर स्ट्रेट के लिए रवाना हो जाऊंगा। डिस्को बे से उनके प्रस्थान के बाद क्या हुआ? 2 वेलास, प्रिंस ऑफ वेल्स और एंटरप्राइज के कप्तानों ने 2 जहाज़ों को आखिरी बार मेलविले बे में देखा और उस दिन के बाद उनके बारे में कुछ नहीं सुना गया। हालांकि हम फ्रैंकलिन के पश्चिमी मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं, वो लैनकेस्टर और बैरो स्ट्रेट से गुजरा। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? बड़ाई बेल ने पूछा। ऑस्टिन ने 1850 में उस द्वीप पर 3 कब्रें खोजीं। फ्रैंकलिन के 3 नाविकों को वहां दफनाया गया था और फॉक्स के लेफ्टिनेंट हॉब्सन द्वारा पाया गया एक दस्तावेज, जिस पर 25 अप्रैल 1848 की तारीख अंकित है, से हमें पता चलता है कि अपनी सर्दियां बिताने के बाद अरेबस और टेरा वेलिंगटन स्ट्रेट से 70वें समानांतर तक चले गए थे, लेकिन उत्तर की ओर अपना मार्ग जारी रखने के बजाय, जो संभवतः व्यावहारिक नहीं था, वे दक्षिण की ओर लौट गए। और यही उनकी बर्बादी हुई। एक गंभीर आवाज ने कहा। सुरक्षा उत्तर की ओर थी। सभी लोग भून गए। हेटेरस ने, जो कि शौचालय की रेलिंग पर झुका हुआ था, अभी अभी वह भयानक टिप्पणी कही थी। डॉक्टर ने आगे कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि फ्रैंकलिन का इरादा अमेरिकी तट पर वापस जाने का था, लेकिन तूफानों ने उसे रोक दिया और 12 सितंबर 1846 को यहाँ से कुछ मील की दूरी पर केप फेलिक्स के उत्तर पश्चिम में बर्फ ने दोनों जहाज़ों को पकड़ लिया। उन्हें उत्तर पश्चिम की ओर विक्टोरिया पॉइंट तक घसीटा गया। डॉक्टर ने समुद्र के एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा। अब उन्होंने आगे कहा, जहाज़ों को 22 अप्रैल 1848 तक नहीं छोड़ा गया था। इन 19 महीनों के दौरान क्या हुआ? बेचारे बदकिस्मत लोगों ने क्या किया? उन्होंने निस्संदेह आसपास की भूमि की खोज की, सुरक्षा के किसी भी अवसर की कोशिश की, क्योंकि एडमिरल एक ऊर्जावान व्यक्ति थे और अगर वे सफल नहीं हुए तो, हेटेरस ने कहा, संभवतः उसके चालक दल ने उसे धोखा दिया। नाविकों की हिम्मत नहीं हुई कि वे अपनी आंखें ऊपर उठा सके। इन शब्दों ने उनकी अंतरात्मा को झकझोर दिया। अपनी कहानी को समाप्त करते हुए ये घातक दस्तावेज हमें ये भी बताता है कि जॉन फ्रैंकलिन 11 जून 1847 को थकान के कारण मर गए। उनकी स्मृति को नमन। डॉक्टर ने अपनी टोपी उतारते हुए कहा। उनके श्रोताओं ने चुपचाप उनकी नकल की। अपने प्रमुख को खोने के बाद अगले 10 महीनों तक उन बेचारे साथियों का क्या हुआ? वे अपने जहाज़ों पर ही रहे और अप्रैल 1848 में ही उन्हें छोड़ने का संकल्प लिया। 138 में से 105 लोग अभी भी जीवित थे, 33 मर चुके थे। तब कैप्टन क्रोजियर और कैप्टन फिट्स जेम्स ने विक्ट्री पॉइंट पर एक पत्थर का ढेर खड़ा किया और वहां अपना अंतिम दस्तावेज जमा किया। देखिए मेरे दोस्तों, हम अब उस बिंदु से गुजर रहे हैं। आप अभी भी उस पत्थर के ढेर के अवशेष देख सकते हैं जो उस चरम बिंदु पर रखा गया है जहां जॉन रॉस 1831 में पहुंचे थे। वहां जेन फ्रैंकलिन केप है, वहां फ्रैंकलिन पॉइंट है, वहां ले वेस्कोंटे पॉइंट है, वहां अरेबस बे है जहां एक जहाज के मलबे से बनी नाव एक स्लेज पर मिली थी। वहां चांदी के चम्मच, भरपूर मात्रा में खाद्य सामग्री, चॉकलेट, चाय और धार्मिक पुस्तकें भी मिलीं। कैप्टन क्रोजियर के नेतृत्व में 105 बचे लोग ग्रेट फिश रिवर के लिए निकल पड़े। क्या कोई बच गया? इस अंतिम प्रस्थान के बाद उनका क्या हुआ? मैं आपको बताऊंगा कि उनका क्या हुआ, जॉन हेटेरस ने दृढ़ स्वर में कहा। हाँ, उन्होंने हडसन की खाड़ी तक पहुंचने की कोशिश की और वे कई दलों में विभाजित हो गए। हाँ, वे दक्षिण की ओर बढ़े। 1854 में डॉक्टर राय के एक पत्र में ये जानकारी थी कि 1850 में एस्क्विमॉक्स ने किंग विलियम की भूमि पर बर्फ पर यात्रा करने वाले 40 लोगों की टुकड़ी से मुलाकात की थी और एक नाव खींच रहे थे जो दुबली पतली, दुर्बल, थकान और पीड़ा से क्षत विक्षत थी।
बाद में उन्होंने महाद्वीप पर 30 लाशें और एक पड़ोसी द्वीप पर 5 लाशें पाईं, कुछ आधी दबी हुई, कुछ बिना दफनाए छोड़ी गईं, कुछ उल्टी नाव के नीचे, अन्य एक तंबू के अवशेषों के नीचे। यहाँ एक अधिकारी अपने कंधे पर दूरबीन और बगल में भरी हुई बंदूक लिए हुए था। आगे एक बॉयलर पर एक भयानक भोजन के अवशेष थे। जब एडमिरल्टी को ये समाचार मिले तो उसने हडसन की खाड़ी कंपनी से अपने सबसे अनुभवी एजेंटों को घटनास्थल पर भेजने की विनती की। वे बैक रिवर के मुहाने पर उतरे। वे मॉन्ट्रियल, मैकोनोची और ओगल पॉइंट के द्वीपों पर गए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सभी बेचारे लोग दुख, पीड़ा और भूख से मर गए थे, जबकि वे नरभक्षण के भयानक साधन से अपने अस्तित्व को लंबा करने की कोशिश कर रहे थे। दक्षिणी मार्ग पर उनका यही हाल हुआ। अच्छा, क्या आप अभी भी उनके पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं? उसकी कांपती हुई आवाज, उसके जोशीले हाव भाव और खिले हुए चेहरे ने एक अवर्णनीय प्रभाव पैदा किया। इस घातक भूमि के सामने अपनी भावनाओं से उत्साहित चालक दल ने एक स्वर में चिल्लाया, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, हाँ, उत्तर की ओर। सुरक्षा और गौरव उत्तर की ओर है। स्वर्ग हमारे लिए है। हवा बदल रही है, दर्रा मुक्त है। ऐसा कहकर हेटेरस ने जहाज को मोड़ने का आदेश दिया। नाविक तत्परता से काम पर लग गए। बर्फ की धाराएं धीरे धीरे साफ होने लगीं। फॉरवर्ड, पूरी भाप के साथ मैक्लिंटॉक चैनल की ओर चल पड़ा। हेटेरस सही था जब उसने अधिक खुले समुद्र की उम्मीद की थी। उसने फ्रैंकलिन द्वारा लिए गए कथित मार्ग का अनुसरण किया, प्रिंस ऑफ वेल्स लैंड के पश्चिमी तट के साथ नौकायन किया, जो तब काफी प्रसिद्ध था, जबकि विपरीत तट अभी भी अज्ञात है। ये स्पष्ट था कि बर्फ का टूटना पूर्वी तालों में हुआ था, क्योंकि यह जलडमरूमध्य पूरी तरह से मुक्त दिखाई दे रहा था। फॉरवर्ड ने खोए हुए समय की भरपाई की। वो इतनी तेजी से भागी कि वह 14 जून को ओसबोर्न खाड़ी और 1851 के अभियानों द्वारा प्राप्त चरम बिंदुओं को पार कर गई। उत्तरी मार्ग। ऐसा लग रहा था कि चालक दल अनुशासन और आज्ञाकारिता की अपनी आदतों पर लौट आया है। अब थकाने वाला काम कम रह गया था और उनके पास काफी फुर्सत थी। तापमान हिमांक बिंदु से ऊपर बना हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो बर्फ पिघलने से नेविगेशन में आने वाली बड़ी बाधाएं दूर हो गई हों। डिक, जो अब मिलनसार और परिचित था, ने डॉक्टर क्लोबोनी के साथ बहुत अच्छे दोस्त बना लिए थे, लेकिन जैसा कि ज्यादातर दोस्ती में एक दोस्त को दूसरे के आगे झुकना पड़ता है, ये स्वीकार करना होगा कि यह कुत्ता नहीं था। डिक ने डॉक्टर के साथ जो चाहा, किया। डॉक्टर ने उसकी बात ऐसे मानी जैसे वह कुत्ता हो। वह जहाज पर मौजूद ज्यादातर नाविकों और अधिकारियों के साथ मिलनसार था, लेकिन निस्संदेह सहज प्रवृत्ति के कारण ही वह शैंडन की संगति से दूर रहता था। उसने पेन और फोकर के खिलाफ भी द्वेष बनाए रखा। वह उनके आने पर गुर्राकर उनके प्रति अपनी नफरत जाहिर करता था, लेकिन अब वे कप्तान के कुत्ते पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, जिसे क्लिफ्टन परिचित कहते थे। कुल मिलाकर चालक दल ने फिर से हिम्मत जुटाई और अच्छी तरह से काम किया। जेम्स वॉल ने एक दिन रिचर्ड शैंडन से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोगों ने कप्तान के भाषण को गंभीरता से लिया है। अब उन्हें सफलता पर संदेह नहीं है, जितने अधिक मूर्ख वे हैं। शैंडन ने उत्तर दिया, यदि वे विचार करें, यदि वे स्थिति की जांच करें, तो वे देखेंगे कि हम एक नासमझी से दूसरी नासमझी में जा रहे हैं। लेकिन वॉल ने आगे कहा, समुद्र अब खुल गया है और हम फिर से अपने जाने पहचाने रास्तों पर लौट रहे हैं। क्या तुम थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हो, शैंडन? नहीं, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। हेटेरस के प्रति मेरी नापसंदगी मुझे अंधा नहीं कर रही है। क्या आपने हाल ही में कोयला छेद देखा है? नहीं, वॉल ने उत्तर दिया। ठीक है, तो जाओ और उनकी जांच करो, तुम देखोगे कि कितना बचा है। उसे पाल के नीचे नौकायन करना चाहिए था और धाराओं और विपरीत हवाओं के लिए इंजन को चालू रखना चाहिए था। उसे अपने कोयले का उपयोग केवल वहीं करना चाहिए था जहां उसे बाध्य किया गया था। कौन बता सकता है कि हमें कहां रखा जाएगा और कितने वर्षों तक? लेकिन हेटेरस केवल उत्तर की ओर जाने के बारे में सोचता है। चाहे हवा विपरीत हो या न हो, वह पूरी गति से आगे बढ़ता है, और अगर चीजें वैसे ही चलती रहीं जैसी अभी चल रही हैं, तो हम जल्द ही बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर आप जो कह रहे हैं वह सच है,
तो ये बहुत गंभीर बात है। हाँ, सर्दी के कारण ऐसा ही है। हम कोयले के बिना क्या करेंगे, ऐसे देश में जहाँ थर्मामीटर भी जम जाता है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कैप्टन बीचे द्वीप पर अपने कोयले के स्टॉक को नवीनीकृत करने पर भरोसा करता है। ऐसा लगता है कि वहाँ एक बड़ा प्रावधान है। और मान लो हम बीचे द्वीप तक नहीं पहुँच पाए, तो फिर हमारा क्या होगा? तुम सही कह रहे हो, शैंडन। हेटेरस मुझे बहुत ही अविवेकपूर्ण लगता है, लेकिन तुम इस विषय पर उससे बहस क्यों नहीं करते? नहीं, शैंडन ने अपनी छुपी हुई कड़वाहट के साथ कहा, मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। अब इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं इंतजार करूंगा कि क्या होता है, मैं आदेशों का पालन करूंगा, और जहां मेरी राय नहीं चाहिए, वहां अपनी राय नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम गलत हो, शैंडन। तुम्हें भी कैप्टन की नासमझी के खिलाफ खुद को खड़ा करने में उतनी ही दिलचस्पी है जितनी हमें है। अगर मैं बोलूं तो वह मेरी बात नहीं सुनेगा। क्या आपको लगता है कि वह सुनेगा? वॉल ने सकारात्मक उत्तर देने की हिम्मत नहीं की और उसने कहा, लेकिन शायद वह चालक दल की बात सुनेगा। चालक दल? शेंडन ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया, आप चालक दल को नहीं जानते। लोगों को पता है कि वे 72वें समानांतर के करीब हैं और वे उससे ऊपर हर डिग्री के लिए 1000 पाउंड कमाएंगे। जब कप्तान ने उन्हें ये प्रस्ताव दिया तो उन्हें पता था कि वह क्या कर रहे हैं। बेशक उन्होंने ऐसा किया और फिलहाल वह उनके साथ जो चाहे कर सकते हैं। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि जब तक उनके पास करने को कुछ नहीं है और समुद्र खुला है, वे ठीक से चलते रहेंगे, लेकिन कठिनाई और खतरे आने तक प्रतीक्षा करें और आप देखेंगे कि वे पैसे के बारे में कितना सोचते हैं। तो फिर आपको नहीं लगता कि हेटेरस सफल होगा? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। ऐसे उद्यम में सफल होने के लिए उसके और उसके अधिकारियों के बीच अच्छी समझ होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है। हेटेरस एक पागल आदमी है, उसका पूरा पिछला करियर ये साबित करता है। खैर, हम देखेंगे, शायद परिस्थितियां उन्हें कम साहसी कप्तान को कमान सौंपने के लिए मजबूर कर दें। फिर भी, वॉल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वह हमेशा अपने पक्ष में रहेगा। डॉक्टर क्लोबोनी, एक आदमी जो सिर्फ विज्ञान की परवाह करता है, और जॉनसन, एक नाविक जो सिर्फ आज्ञा पालन की परवाह करता है, और शायद बेल जैसे 2 और आदमी, बड़ाई, ज्यादा से ज्यादा 4, और हम जहाज पर 18 हैं। नहीं, वोल, हेटेरस को अपने आदमियों का भरोसा नहीं है, और वो ये जानता है, इसलिए वह उन्हें रिश्वत देता है। उसने फ्रैंकलिन मामले से चतुराई से फायदा उठाया, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, और अगर वह बीचे द्वीप तक नहीं पहुँचता है तो वह एक खोया हुआ आदमी है। मान लीजिए कि चालक दल को इसे अपने सिर में ले लेना चाहिए। चालक दल को मत बताना कि मैं क्या सोचता हूँ, शेंडन ने तुरंत उत्तर दिया, लोग जल्दी ही खुद ही देख लेंगे। इसके अलावा अभी हमें उत्तर की ओर जाना है। कौन जानता है कि अगर हेटेरस उस रास्ते को नहीं खोज पाता तो हमें जल्दी वापस ले आता। मैक्लिंटॉक चैनल के अंत में मेलविले खाड़ी है, और वहां से जलदमरूमध्य जाता है जो बफिन की खाड़ी की ओर जाता है। हेटेरस को सावधान रहना चाहिए। पूर्व की ओर जाने वाला रास्ता उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते से आसान है। हेटेरस का ये विचार गलत नहीं था कि शेंडन अगर कर सके तो उसे धोखा देगा। इसके अलावा शेंडन ये कहने में सही था कि पुरुषों की संतुष्टि का कारण लाभ की आशा है। क्लिफ्टन ने ठीक ठीक गिन लिया था कि प्रत्येक पुरुष के पास कितना होगा। कप्तान और डॉक्टर को शामिल किए बिना, जो इनाम की राशि में हिस्सा लेने की उम्मीद नहीं करते, उसे आपस में बांटने के लिए 16 पुरुष बचे थे। अगर वे कभी ध्रुव तक पहुंचने में सफल हो गए, तो प्रत्येक पुरुष के पास 1125 पाउंड होंगे, यानी एक भाग्य। कप्तान को इसकी कीमत 18,000 पाउंड चुकानी पड़ती, लेकिन वह इसे वहन कर सकता था। धन के विचार ने चालक दल के मन में आग लगा दी, और वे अब उत्तर की ओर जाने के लिए उतने ही उत्सुक थे जितने पहले दक्षिण की ओर जाने के लिए उत्सुक थे। 16 जून के दिन फॉरवर्ड के पेवर्थ से गुजरा। माउंट रॉलिंसन ने अपनी सफ़ेद चोटियों को आसमान की ओर उठाया। पहाड़ों के किनारों पर अचानक झरने और झरने दिखाई दिए, और तोपों की गोलियों की आवाज़ के साथ हिमस्खलन नीचे गिरे।
लंबी सफ़ेद चादरों में फैले ग्लेशियर अंतरिक्ष में एक विशाल प्रतिध्वनि प्रक्षेपित कर रहे थे। बर्फ से संघर्ष करते हुए उत्तरी प्रकृति ने एक शानदार नज़ारा पेश किया। ब्रिगेड तट के बहुत करीब चली गई। कुछ आश्रय वाली चट्टानों पर दुर्लभ हीथ दिखाई दे रहे थे। गुलाबी फूल बर्फ से डरते डरते अपना सिर उठा रहे थे और कुछ लाल रंग के लाइकन और बौने विलो की टहनियां थीं। अंततः 19 जून को प्रसिद्ध 73वें समानांतर पर उन्होंने केप मिंटो को दोगुना कर दिया, जो ओमनी खाड़ी के छोरों में से एक है। ब्रिगेड मेलविले बे में प्रवेश कर गई, जिसे बोल्टन मनी बे के नाम से जाना जाता है। प्रसन्नचित नाविकों ने नाम को लेकर मजाक किया और डॉक्टर क्लोबोनी को दिल खोलकर हंसाया। उत्तर पूर्व से आ रही तेज हवा के बावजूद फॉरवर्ड ने काफी प्रगति की और 23 जून को वह 74वें डिग्री अक्षांश को पार कर गई। वह मेलविले खाड़ी के बीच में थी, जो इन क्षेत्रों के सबसे बड़े समुद्रों में से एक है। इस समुद्र को पहली बार कैप्टन पेरी ने 1819 के अपने महान अभियान में पार किया था और तब उनके दल ने संसद के अधिनियम द्वारा वादा किए गए 5000 पाउंड का पुरस्कार अर्जित किया था, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि वहां धन का कोई मूल्य नहीं है और यदि वह अपने धन को पी नहीं सकता तो अमीर होने का कोई फायदा नहीं है और बेहतर होगा कि वह लिवरपूल की मेज के नीचे लौटने तक इंतजार करे, उसके बाद ही वह खुश होकर अपने हाथ मले। वेल का नजारा। मेलविल की खाड़ी हालांकि आसानी से नौगम्य थी, बर्फ से मुक्त नहीं थी। क्षितिज की अंतिम सीमाओं तक बर्फ के मैदान फैले हुए थे। यहाँ वहाँ कुछ हिमखंड दिखाई दिए, लेकिन वे स्थिर थे, मानो जमे हुए मैदानों के बीच में लंगर डाले हुए हों। फॉरवर्ड पूरी भाप के साथ चौड़े दर्रों के साथ चला, जहाँ उसे काम करना आसान था। हवा बार बार दिशा बदलती रहती थी। आर्कटिक समुद्र में हवा की परिवर्तनशीलता एक उल्लेखनीय तथ्य है। कभी कभी एकदम शांत मौसम के बाद कुछ ही मिनटों में प्रचंड तूफान आ जाता है, जैसा कि फॉरवर्ड को 23 जून को विशाल खाड़ी के बीच में अपनी कीमत पर देखना पड़ा। अधिक निरंतर हवाएं बर्फ के किनारे से खुले समुद्र की ओर चलती हैं और बहुत ठंडी होती हैं। उस दिन थर्मामीटर का तापमान कई डिग्री गिर गया, हवा दक्षिण की ओर मुड़ गई और प्रचंड झोंके बर्फ के मैदानों पर बहते हुए अपने साथ मोटी बर्फ ले आए। हेटेरस ने तुरंत ही उन पालों को मोड़ दिया जो पेंच की मदद करते थे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कि उसकी छोटी सी अगली पाल पलक झपकते ही बह जाए। हेटेरस ने अपने जहाज को बहुत ही संयम से चलाया और तूफान के दौरान डेक से बाहर नहीं निकला। उसे मौसम से पहले ही उड़ना पड़ा और पश्चिम की ओर मुड़ना पड़ा। हवा ने बहुत बड़ी लहरें उठाईं, जिनके बीच बर्फ के टुकड़े संतुलित हो गए। ये टुकड़े सभी आकार और आकृति के थे और आसपास के बर्फ के मैदानों से टकराकर गिरे थे। ब्रेक बच्चों के खिलौने की तरह इधर उधर उछल रहा था और उसके पैक के टुकड़े उसके पतवार पर फेंके जा रहे थे। एक पल में वो एक तरल पर्वत के किनारे लंबवत पड़ा था। उसका स्टील का अग्रभाग प्रकाश को केंद्रित कर रहा था और पिघलती हुई धातु की छड़ की तरह चमक रहा था। दूसरे पल में वह एक खाई में जा गिरा, बर्फ के बवंडर में अपना सिर डुबो रहा था, जबकि उसके पेंच पानी से बाहर एक भयावह आवाज के साथ अंतरिक्ष में घूम रहे थे, अपने पैडल से हवा को टकरा रहे थे। बारिश बर्फ के साथ मिल गई और मूसलाधार बारिश होने लगी। डॉक्टर भीगने के ऐसे मौके को नहीं छोड़ सकते थे। वे डेक पर ही रहे, उस भावनात्मक प्रशंसा के शिकार जो एक वैज्ञानिक व्यक्ति को ऐसे तमाशे के दौरान अवश्य महसूस करनी चाहिए। उनके निकटतम पड़ोसी ने उनकी बात नहीं सुनी होगी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और देखते रहे। लेकिन देखते समय उन्होंने एक अजीबोगरीब घटना देखी, जो हाइपरबोरियन क्षेत्रों की खासियत थी। तूफान सीमित क्षेत्र तक ही सीमित था और केवल 3 या 4 मील तक फैला हुआ था। बर्फ के मैदानों से गुजरने वाली हवा अपनी बहुत ताकत खो देती है और अपनी प्रचंडता को दूर तक नहीं ले जा पाती। डॉक्टर ने समय समय पर तूफान के बीच से एक छेद के माध्यम से एक शांत आकाश और कुछ बर्फ के मैदानों के पीछे एक शांत समुद्र देखा। इसलिए फॉरवर्ड को फिर से शांतिपूर्ण नौवहन खोजने के लिए बर्फ द्वारा छोड़े गए कुछ चैनलों का लाभ उठाना था, लेकिन उसे लहरों की गति के साथ हिलते हुए किनारों में से एक पर फेंक दिए जाने का जोखिम था। हालांकि कुछ ही घंटों में हेटेरस अपने जहाज को शांत समुद्र में ले जाने में सफल हो गया, जबकि तूफान की प्रचंडता फॉरवर्ड से कुछ केबल की दूरी पर ही समाप्त हो गई। मेलविल खाड़ी अब पहले जैसी नहीं रही।
हवाओं और लहरों के प्रभाव में तट से अलग हुए बहुत सारे हिमखंड उत्तर की ओर बह रहे थे, हर दिशा में एक दूसरे से टकरा रहे थे। उनमें से कई सैकड़ों थे, लेकिन खाड़ी बहुत चौड़ी थी और ब्रिगेडियर ने आसानी से उनसे बच निकला। इन तैरते हुए पिंडों का नजारा शानदार था, ऐसा लग रहा था कि वे खुले समुद्र में इसके लिए एक शानदार दौड़ लगा रहे थे। डॉक्टर उन्हें देखकर काफी उत्साहित हो रहे थे, जब हॉपुना सिम्पसन आया और उसे समुद्र में बदलते रंगों को देखने के लिए कहा। वे गहरे नीले से लेकर जैतून के हरे रंग तक भिन्न थे। उत्तर और दक्षिण में लंबी धारियां ऐसी स्पष्ट रेखाओं में फैली हुई थीं कि आंख हर रंग को नजर से ओझल देख सकती थी। कभी कभी पानी की एक पारदर्शी चादर एक पूरी तरह से अपारदर्शी चादर के पीछे होती थी। खैर, मिस्टर क्लोबोनी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सिम्पसन ने कहा, मैं अलग अलग रंग के पानी की प्रकृति के बारे में वेला स्कोर्सबी की तरह ही सोचता हूँ। नीले पानी में कोई जीव जंतु नहीं होते, जबकि हरे पानी में जीव जंतु होते हैं। स्कोर्सबी ने इस विषय पर कई प्रयोग किए हैं और मुझे लगता है कि वह सही हैं। हाँ सर, मैं समुद्र के रंगों के बारे में कुछ और भी जानता हूँ, और अगर मैं व्हेल पकड़ने वाला होता तो मुझे उन्हें देखकर बहुत खुशी होती। लेकिन मुझे तो कोई व्हेल दिखाई नहीं दे रही, डॉक्टर ने उत्तर दिया। हालांकि मैं आपको बता सकता हूं कि आपको ऐसा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक वेला भाग्यशाली है जब उसे इस अक्षांश के नीचे उन हरी धारियों का सामना करना पड़ता है। क्यों? डॉक्टर ने पूछा, जो हमेशा ऐसे किसी भी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करना पसंद करते थे जो उनकी बात को समझता हो। क्योंकि व्हेल हमेशा हरे पानी में बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि उन्हें इनमें भरपूर भोजन मिलता है। क्या आपको पूरा यकीन है? मैंने इसे कम से कम 100 बार देखा है। बफिन सागर में, मेलवर्ल खाड़ी में भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसके अलावा वहां देखिए, मिस्टर क्लोबोनी, सिम्पसन ने बैरिकेडिंग पर झुकते हुए कहा। कोई यह क्यों सोचेगा कि यह किसी जहाज का अवशेष है? यह एक तैलीय पदार्थ है जिसे व्हेल पीछे छोड़ती है। ये जानवर बहुत दूर नहीं हो सकता। वातावरण में तेज तेल जैसी गंध फैली हुई थी और डॉक्टर ध्यान से पानी की सतह को देख रहा था। हॉपुना की भविष्यवाणी जल्द ही पूरी हो गई। फोकर ने मास्टरहेड से आवाज लगाई, एक व्हेल एली। सभी की निगाहें संकेतित दिशा की ओर घूम गईं। ब्रिगेड से करीब 1 मील दूर समुद्र से एक छोटी सी फुहार निकलती हुई दिखाई दी। वह बोल रही है, सिम्पसन चिल्लाया, जो जानता था कि इसका क्या मतलब है। वह गायब हो गई है। डॉक्टर ने जवाब दिया, ओह, अगर जरूरत पड़ी तो हम उसे फिर से आसानी से ढूंढ सकते हैं। सिम्पसन ने खेद के लहजे में कहा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, और हालांकि किसी ने भी इसके लिए पूछने की हिम्मत नहीं की, हेट्रस ने वेला को चलाने का आदेश दिया। जॉनसन पीछे से जहाज के पिछले हिस्से में चला गया, जबकि सिम्पसन, हाथ में हार्पून लिए, आगे की ओर खड़ा था। वे डॉक्टर को अभियान में शामिल होने से नहीं रोक सके। समुद्र काफी शांत था। वेला जल्द ही उतर गया और 10 मिनट में वह ब्रिगेड से 1 मील दूर था। व्हेल ने हवा का एक और हिस्सा लिया था और फिर से गोता लगाया था, लेकिन वह जल्द ही सतह पर वापस आ गई और उसने गैस और बलगम का वह मिश्रण बाहर निकाल दिया जो उसके वायु छिद्रों से निकलता है। वहाँ सिम्पसन ने नाव से लगभग 800 गज की दूरी पर एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। ये जल्द ही जानवर के पास था, और जैसा कि उन्होंने उसे पुल से भी देखा था, वह थोड़ी भाप बनाए रखते हुए करीब आ गई। विशाल सिटेसियन गायब हो गया और लहरों के उठने और गिरने के साथ फिर से दिखाई दिया, खुले समुद्र में एक चट्टान की तरह अपनी काली पीठ दिखा रहा था। व्हेल तब तक तेजी से नहीं तैरती जब तक उनका पीछा न किया जाए, और यह केवल लहरों में खुद को हिला रही थी। नाव चुपचाप हरे पानी के साथ आगे बढ़ी। इसकी अस्पष्टता ने जानवर को दुश्मन को देखने से रोक दिया। ये हमेशा एक उत्तेजक दृश्य होता है जब एक नाजुक नाव इन राक्षसों में से किसी एक पर हमला करती है। ये लगभग 130 फीट लंबा था और 72वें और 80वें डिग्री के बीच 180 फीट से अधिक लंबी व्हेल से मिलना असामान्य नहीं है। प्राचीन लेखकों ने 700 फीट से अधिक लंबे जानवरों का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने अपने तथ्यों के लिए अपनी कल्पना का सहारा लिया।
नाव जल्द ही वेल के पास पहुंच गई। सिम्पसन के संकेत पर लोगों ने अपनी पतवारों पर आराम किया और अपने हार्पून को लहराते हुए अनुभवी नाविक ने अपनी पूरी ताकत से उसे फेंका। ये चर्बी की मोटी परत में गहराई तक चला गया। घायल वेल ने अपनी पूंछ से समुद्र को मारा और डूब गई। चारों पतवारों को तुरंत सीधा खड़ा कर दिया गया। हार्पून से बंधी रस्सी और धनुष से जुड़ी रस्सी को तेजी से बाहर निकाला गया और नाव को घसीटा गया, जिसे जॉनसन ने चतुराई से चलाया। वेल ने जहाज से निकलकर हिलते हुए हिमखंडों की ओर कदम बढ़ाया। वह आधे घंटे से ज्यादा समय तक आगे बढ़ती रही। उन्हें हार्पून से बंधी रस्सी को गीला करना पड़ा ताकि नाव से रगड़कर उसमें आग न लग जाए। जब वेल थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ती हुई दिखी तो रस्सी को थोड़ा थोड़ा करके खींचा गया और लपेटा गया। वेल जल्द ही समुद्र की सतह पर फिर से दिखाई दी, जिसे उसने अपनी दुर्जेय पूंछ से हिलाया। नाव पर तेज बारिश के साथ पानी के झरने गिर रहे थे। ये नजदीक आ रहा था। सिम्पसन ने एक लंबा भाला पकड़ा था और जानवर से करीबी लड़ाई करने की तैयारी कर रहा था, जब अचानक वेल दो पहाड़ी हिमखंडों के बीच एक दर्रे में फिसल गई। तब पीछा करना वाकई खतरनाक हो गया। शैतान, जॉनसन ने कहा। आगे बढ़ो, सिम्पसन चिल्लाया। हमने उसे पकड़ लिया है, लेकिन हम उसके पीछे हिमखंडों में नहीं जा सकते। जॉनसन ने स्थिरता से गाड़ी चलाते हुए कहा। हाँ, हम कर सकते हैं। सिम्पसन चिल्लाया। नहीं नहीं, कुछ नाविक चिल्लाए। हाँ हाँ, दूसरों ने कहा। चर्चा के दौरान वेल दो तैरते पहाड़ों के बीच फंस गई थी, जिन्हें लहरें एक दूसरे के करीब ला रही थीं। नाव को इस खतरनाक हिस्से में घसीटा जा रहा था। तभी जॉनसन हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ा और उसने नाव की रस्सी काट दी। वह ठीक समय पर पहुंचा। दोनों पहाड़ एक जोरदार धमाके के साथ आपस में टकराए और दुर्भाग्यपूर्ण जानवर को कुचल दिया। वेल खो गई। सिम्पसन चिल्लाया। लेकिन हम बच गए हैं, जॉनसन ने उत्तर दिया। ठीक है, डॉक्टर ने कहा, जो अभी तक हिला नहीं था। ये देखने लायक था। इन बर्फीले पहाड़ों की कुचलने वाली ताकत बहुत ज्यादा है। वेल एक दुर्घटना का शिकार हुई जो इन समुद्रों में अक्सर होती है। स्कोर्सबी ने बताया कि एक ही गर्मी के दौरान बफिन के समुद्र में 30 वेल इसी तरह मर गईं। उसने एक 3 मस्तूल को बर्फ की 2 विशाल दीवारों के बीच 1 मिनट में चपटा होते देखा। अन्य जहाज़ों को, जैसे कि एक भाले से 100 फीट लंबे नुकीले हिमखंडों द्वारा तख्तों के बीच से टकराकर चीर दिया गया था। कुछ मिनट बाद नाव ने ब्रिगेड को आवाज दी और जल्द ही डेक पर अपनी आदत के अनुसार जगह पर पहुंच गई। यह उन लोगों के लिए एक सबक है जो बर्फ के बीच चैनलों में जाने का साहस करते हैं। शेंडन ने ऊंची आवाज में कहा। बीचे द्वीप 25 जून को फॉरवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स लैंड के उत्तर पश्चिमी छोर पर केप डंडास के पास पहुंचा। वहां बर्फ के बीच से होकर गुजरने की कठिनाई और बढ़ गई। वहां समुद्र संकरा है और क्रोजियर, यंग, डे, लोथा और गैरेट द्वीपों द्वारा बनाई गई रेखा सड़क के सामने किलों की एक श्रृंखला की तरह बर्फ की धाराओं को इस जल्द मरुमध्य में जमा होने के लिए मजबूर करती है। 25 से 30 जून तक ब्रिगेड को उतना ही रास्ता तय करना पड़ा जितना वह किसी अन्य परिस्थिति में एक दिन में तय कर सकती थी। वह रुकी, अपने कदम पीछे खींचे, बीचे द्वीप को न चूकने के लिए अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा की। बहुत सारा कोयला इस्तेमाल किया, क्योंकि आग को केवल तभी कम किया जाता था जब उसे रुकना पड़ता था, लेकिन कभी नहीं बुझाया जाता था ताकि वह दिन रात दबाव में रहे। हेटेरस को अपने कोयले के प्रावधान की सीमा के बारे में शेंडन जितना ही पता था, लेकिन चूंकि उसे बीचे द्वीप पर अपने प्रावधान को नवीनीकृत करने का पूरा भरोसा था, इसलिए वह अर्थव्यवस्था की खातिर 1 मिनट भी नहीं गंवाना चाहता था। दक्षिण की ओर अपने मजबूर मार्च के कारण वह बहुत विलंबित हो चुका था, और हालांकि उसने अप्रैल के महीने से पहले इंग्लैंड छोड़ने की सावधानी बरती थी, फिर भी वह अपने आप को उसी समय के पिछले अभियानों की तुलना में अधिक आगे नहीं पाया। 30 तारीख को उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स लैंड के उत्तर पूर्वी छोर पर केप वॉकर को देखा। ये वह चरम बिंदु था जिसे कैनेडी और बेलोट ने 3 मई 1852 को पूरे उत्तरी समसेट में भ्रमण के बाद देखा था। उससे पहले 1851 में ऑस्टिन अभियान के कैप्टन ओमने को वहां अपनी टुकड़ियों को पुनर्जीवित करने का सौभाग्य मिला था।
ये केप बहुत ऊंचा है और अपने लाल भूरे रंग के लिए उल्लेखनीय है। शाम के समय उन्होंने केप बेलोट को देखा, जो मैक्लिओन खाड़ी द्वारा केप वॉकर से अलग था। केप बेलोट का नाम युवा फ्रांसीसी अधिकारी की उपस्थिति में रखा गया था, जिसके लिए अंग्रेजी अभियान ने 3 जयकारे लगाए थे। इस स्थान पर तट पीले रंग के चूना पत्थर से बना है, जो एक बहुत ही उबड़-खाबड़ रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह विशाल हिमखंडों द्वारा संरक्षित है, जिन्हें उत्तरी हवाएं सबसे शानदार तरीके से वहां जमा करती हैं। ये जल्दी फॉरवर्ड की नज़रों से ओझल हो गया क्योंकि उसने बैरो स्ट्रेट के माध्यम से बीची द्वीप तक पहुंचने के लिए बर्फ के बीच से एक मार्ग खोला। हेटरस ने सीधे आगे बढ़ने का संकल्प लिया और द्वीप से आगे न बहने के लिए अगले दिनों में शायद ही कभी अपना पद छोड़ा। वो अक्सर सबसे लाभप्रद चैनलों की तलाश करने के लिए मास्टरहेड पर जाता था। वो सब कुछ जो साहस, कौशल और प्रतिभा कर सकती थी, उसने किया जब वे स्ट्रेट को पार कर रहे थे। भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि इस युग में समुद्र आम तौर पर अधिक खुला होता है। लेकिन अंत में न तो अपनी भाप, न ही अपने चालक दल और न ही खुद को बख्शते हुए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गया। 3 जुलाई को सुबह 11 बजे बर्फ मास्टर ने उत्तर की ओर उतरने का संकेत दिया। अवलोकन करने के बाद हेटेरस ने बीची द्वीप को पहचान लिया, जो आर्कटिक नाविकों का सामान्य बैठक स्थान था। इन समुद्रों में साहसिक कार्य करने वाले लगभग सभी जहाज वहां रुकते हैं। फ्रैंकलिन ने वेलिंगटन स्ट्रेट में जाने से पहले पहली बार वहां सर्दियां बिताईं और क्रेसवेल, लेफ्टिनेंट मैक्लूर के साथ बर्फ पर 170 मील की दूरी तय करने के बाद फीनिक्स में फिर से शामिल हुए और इंग्लैंड लौट गए। फॉरवर्ड से पहले बीची द्वीप पर लंगर डालने वाला अंतिम जहाज फॉक्स था। मैक्लिंटॉक ने 11 अगस्त 1858 को वहां पुनर्जीवनयापन किया और बस्तियों और पत्रिकाओं की मरम्मत की। तब से केवल 2 वर्ष ही बीते थे और हेटेरस को ये सभी विवरण पता थे। हेटेरस ने उनसे समुद्र तट, लंगर डालने की सुविधाओं, अंतर्देशीय क्षेत्र में कितनी दूर तक जाया जा सकता है आदि के बारे में पूछा। मौसम बहुत अच्छा था तथा तापमान 57 डिग्री पर था। खैर, जॉनसन, कप्तान ने कहा, क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ हैं? हाँ, सर, वह बीची द्वीप है। बस आपको हमें और उत्तर की ओर जाने देना होगा। तट तक पहुँचना ज्यादा आसान है। लेकिन आवास और पत्रिकाएं कहाँ हैं? हेटेरस ने पूछा। ओह, आप उन्हें तब तक नहीं देख सकते जब तक आप जमीन पर नहीं उतर जाते। वे उन छोटी पहाड़ियों के पीछे छिपे हुए हैं जिन्हें आप वहां देख रहे हैं। और क्या यहीं से आपने काफी मात्रा में खाद्य सामग्री का परिवहन किया था? हाँ, सर, एडमिरल्टी ने हमें 1853 में कैप्टन इंग्लफील्ड की कमान में स्टीमर फीनिक्स और एक परिवहन जहाज ब्रेडलबेन के साथ खाद्य सामग्री से लदा हुआ यहाँ भेजा था। हम अपने साथ एक पूरे अभियान के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री लाए थे। लेकिन फॉक्स के कमांडर ने 1858 में उनमें से बहुत से लोगों को ले लिया। हेटेरस ने कहा, कोई बात नहीं, सर, आपके लिए बहुत कुछ बच जाएगा। ठंड उन्हें आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित रखती है और हम उन्हें पहले दिन की तरह ही ताज़ा और संरक्षित अवस्था में पाएंगे। मुझे कोयला चाहिए, हेटेरस ने कहा। मेरे पास कई वर्षों के लिए पर्याप्त प्रावधान है। हमने वहां 1000 टन से अधिक सामान छोड़ दिया है, इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। क्या हम निकट आ रहे हैं? हेटेरस ने कहा, जो दूरबीन लेकर तट पर नजर रख रहा था। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? जॉनसन ने आगे कहा, जब हम इसे दोगुना कर लेंगे तो हम उस जगह के बहुत करीब होंगे जहां हम लंगर डालेंगे। यहीं से हम लेफ्टिनेंट क्रेसवेल और इन्वेस्टिगेटर के 12 विकलांगों के साथ इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे। हम भाग्यशाली थे कि हम मैक्लर के लेफ्टिनेंट को वापस ला पाए, लेकिन अधिकारी बेलोट, जो फीनिक्स में हमारे साथ था, उसने फिर कभी अपने देश को नहीं देखा। इसके बारे में सोचना दर्दनाक बात है। लेकिन कप्तान, मुझे लगता है कि हमें यहीं लंगर डाल देना चाहिए। बहुत बढ़िया, हेटेरस ने उत्तर दिया और उसने अपने आदेश दिए। फॉरवर्ड एक छोटी सी खाड़ी में था जो उत्तर, पूर्व और दक्षिण में प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी और तट से लगभग 1 केबल की लंबाई पर थी। मिस्टर वॉल, हेटेरस ने कहा, कोयला ले जाने के लिए लंबी नाव तैयार कर ली है। मैं डॉक्टर और नाविक के साथ पिरोग में उतरूंगा।
क्या आप हमारे साथ चलेंगे, मिस्टर शेंडन? जैसा आप चाहें, शेंडन ने उत्तर दिया। कुछ ही मिनटों बाद डॉक्टर ने, एक खिलाड़ी और विद्वान की तरह हथियार बांधकर, अपने साथियों के साथ पिरोग में अपना स्थान ग्रहण किया। 10 मिनट में वे एक निचले और चट्टानी तट पर उतर गए। आगे बढ़ो, जॉनसन, हेटेरस ने कहा। तुम्हें पता है, शायद। बिल्कुल सही, सर, बस यहाँ एक ऐसा स्मारक है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वह, डॉक्टर चिल्लाया, मुझे पता है कि यह क्या है। चलो इसके पास चलते हैं, पत्थर खुद हमें बता देगा। चारों आदमी आगे बढ़े और डॉक्टर ने अपनी टोपी उतारते हुए कहा, ये, मेरे मित्रों, फ्रैंकलिन और उनके साथियों की स्मृति में एक स्मारक है। लेडी फ्रैंकलिन ने 1855 में डॉक्टर केन को एक काले संगमरमर की पट्टिका सौंपी थी और 1858 में उन्होंने बीची द्वीप पर इसे खड़ा करने के लिए मैक्लिंटॉक को एक दूसरी पट्टिका दी थी। मैक्लिंटॉक ने इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाया और सर जॉन बैरो द्वारा बेलोट की याद में बनाए गए अंतिम संस्कार स्मारक के पास पत्थर रख दिया। इस पट्टिका पर निम्नलिखित अभिलेख अंकित था, फ्रैंकलिन, क्रोजियर, फिट्जजेम्स और उनके सभी बहादुर भाई, अधिकारियों और वफादार साथियों की स्मृति में, जिन्होंने विज्ञान और अपने देश के गौरव के लिए कष्ट सहे। ये पत्थर उस स्थान के पास स्थापित किया गया है जहां उन्होंने अपना पहला आर्कटिक शीतकाल बिताया था और जहां से वे बाधाओं पर विजय पाने या मरने के लिए प्रस्थान कर गए थे। यह उनके देशवासियों और उनके प्रशंसकों के मित्रों के दुख को चिरस्थायी बनाता है तथा उस महिला की पीड़ा को भी चिरस्थायी बनाता है जिसने विश्वास के द्वारा अभियान के प्रमुख के रूप में अपने सबसे समर्पित और स्नेही पति को खो दिया। इस प्रकार वह उन्हें उस सर्वोच्च शरण स्थल तक ले गया जहां सभी मनुष्य विश्राम करते हैं। 1855, इन दूरदराज के इलाकों के सुनसान तट पर यह पत्थर दिल को दुखी कर रहा था। इन मार्मिक पछतावों की मौजूदगी में डॉक्टर की आंखों में आंसू भर आए। जिस जगह से फ्रैंकलिन और उनके साथी ऊर्जा और उम्मीद से भरे हुए गुजरे थे, वहां सिर्फ एक संगमरमर का टुकड़ा बचा था। और नियति की इस गंभीर चेतावनी के बावजूद फॉरवर्ड अरेबस और टेरा के रास्ते पर चलने वाला था। हेटेरस सबसे पहले खुद को खतरनाक चिंतन से जगाने वाला था और जल्दी से एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गया जो लगभग पूरी तरह से बर्फ से रहित थी। कप्तान, जॉनसन ने कहा, जो उनके पीछे आ रहा था, हम यहाँ से पत्रिकाएं देखेंगे। शेंडन और डॉक्टर शिखर पर उनके साथ आ गए, लेकिन वहां से नज़र विशाल मैदानों पर पड़ी जहां किसी बस्ती का नामोनिशान नहीं बचा था। ये तो अनोखा है, नाविक चिल्लाया। अच्छा, पत्रिकाएं कहाँ हैं? हेटेरस ने जल्दी से पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा, जॉनसन हकलाया। डॉक्टर ने कहा, आपने गलत रास्ता अपनाया है। जॉनसन ने आगे कहा, मुझे ऐसा लगा कि यही वह स्थान है। ठीक है, हेटेरस ने अधीरता से कहा, अब हम कहाँ जाएं? हमें नीचे जाना चाहिए, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूँ। हो सकता है कि मैं 7 सालों में सही स्थान भूल जाऊं। डॉक्टर ने कहा, खासकर तब जब पूरा देश एक समान रूप से नीरस है। और फिर भी, जॉनसन बुदबुदाया। शेंडन ने एक शब्द भी नहीं बोला। कुछ मिनट चलने के बाद जॉनसन रुक गया। लेकिन नहीं, वह चिल्लाया, मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, हेटेरस ने चारों ओर देखते हुए कहा, क्या आप जमीन पर उभरी हुई ये लहर देख रहे हैं? नाविक ने एक टीले की ओर इशारा करते हुए पूछा, जिस पर 3 अलग अलग लहरें थीं। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? डॉक्टर ने पूछा। ये फ्रैंकलिन के नाविकों की 3 कब्रें हैं। अब मुझे यकीन है कि मैं गलत नहीं हूँ। बस्तियां यहाँ से लगभग 100 फीट की दूरी पर होनी चाहिए, और अगर वे नहीं हैं, तो वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। हेटेरस आगे बढ़ गया था, भयंकर निराशा का शिकार। जहां वह वांछित भंडार था, जिस पर उसे भरोसा था, वहां उसके सामने बर्बादी, लूटपाट और विनाश था। ये किसने किया? जानवरों ने केवल खाद्य सामग्री पर हमला किया होगा, और तंबू से एक भी चिथड़ा, लकड़ी या लोहे का एक टुकड़ा और, इससे भी अधिक भयानक, कोयले का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। ये स्पष्ट था कि एस्क्विमॉक्स ने यूरोपीय लोगों के साथ अपने लगातार संबंधों से इन वस्तुओं का मूल्य सीखा था। फॉक्स के जाने के बाद से वे सब कुछ ले गए थे, और अपने जाने का कोई निशान भी नहीं छोड़ा था।
जमीन पर बर्फ की एक हल्की परत जम गई थी। हेटरस हैरान था। डॉक्टर ने देखा और अपना सिर हिलाया। शेंडन ने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन एक चौकस पर्यवेक्षक ने देखा होगा कि उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। इस समय लेफ्टिनेंट वॉल द्वारा भेजे गए लोग आए। उन्होंने जल्दी मामले की स्थिति को समझ लिया। शेंडन कप्तान की ओर बढ़ा और कहा, मिस्टर हेटेरस, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सौभाग्य से हम बैरो स्ट्रेट के प्रवेश द्वार के पास हैं, जो हमें वापस बफिन सागर तक ले जाएगा। मिस्टर शेंडन, हेटेरस ने उत्तर दिया, सौभाग्य से हम वेलिंगटन जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार के पास हैं और वह हमें उत्तर की ओर ले जाएगा। लेकिन हम कैसे साथ चलेंगे, कप्तान? पालों के साथ, सर। हमारे पास 2 महीने की फायरिंग बाकी है और यह हमारी सर्दियों के लिए पर्याप्त है। लेकिन मुझे आपको बताने की इजाज़त दीजिए, शेंडन ने कहा। मैं तुम्हें अपने जहाज़ पर मेरे पीछे आने की इजाज़त देता हूँ, सर, हेटेरस ने जवाब दिया और अपने दूसरे जहाज़ की तरफ पीठ करके वो वापस जहाज़ की तरफ लौट आया और अपने केबिन में बंद हो गया। अगले 2 दिनों तक हवा विपरीत दिशा में थी और कप्तान डेक पर नहीं दिखा। डॉक्टर ने बीचे द्वीप पर जाने के लिए मजबूरी में यात्रा का फायदा उठाया। उसने कुछ पौधे इकट्ठा किए, जो अपेक्षाकृत उच्च तापमान के कारण बर्फ के बचे हुए पत्थरों पर यहाँ वहाँ उगाए। कुछ हीथ, कुछ लाइकन, एक तरह का पीला रेननकुलस, एक तरह का पौधा जो सॉरेल जैसा कुछ होता है, जिसके पत्ते चौड़े और शिराएं ज्यादा होती हैं, और कुछ काफी मजबूत सेक्सीफ्रेज। उसने पाया कि इस देश का जीव जंतु वनस्पतियों से कहीं ज्यादा समृद्ध है। उसने उत्तर की ओर जाते हुए हंसों और सारसों के लंबे झुंड देखे, तीतर, नीले काले रंग के ईड बत्तख, सैंडपाइपर, स्कोलोपैक्स वर्ग का एक प्रकार का दलदली पक्षी, उत्तरी गोताखोर, बहुत लंबे शरीर वाले प्लंजर, बहुत सारे तीतर, खाने में बहुत स्वादिष्ट पक्षी, काले शरीर वाले कबूतर, सफेद रंग के धब्बे वाले पंख, मूंगे की तरह लाल पैर और चोंच, सफेद स्तनों वाले किटिविक और मोटे लून के शोरगुल वाले समूह, द्वीप के पक्षी विज्ञान का प्रतिनिधित्व करते थे। डॉक्टर भाग्यशाली था कि उसने कुछ भूरे खरगोशों को मार डाला, जिन्होंने अभी तक अपने सफेद सर्दियों के फर नहीं पहने थे, और एक नीली लोमड़ी जिसे डिक ने कुशलता से दौड़ाया। कुछ भालू, जो स्पष्ट रूप से मनुष्यों की उपस्थिति से डरने के आदी थे, खुद को पकड़ने की अनुमति नहीं देते थे, और सील बेहद डरपोक थे, निस्संदेह उनके दुश्मन भालू के समान ही कारण से। स्पष्ट रूप से वर्णित जानवरों के वर्ग का प्रतिनिधित्व एक मच्छर द्वारा किया गया था, जिसे डॉक्टर ने बहुत खुशी के साथ पकड़ा, हालांकि तब तक नहीं जब तक कि उसने उसे डंक नहीं मार दिया। एक शंख विज्ञानी के रूप में उन्हें कम सम्मान मिला, और उन्हें केवल एक प्रकार का शंख और कुछ द्विकपाटी शंख ही मिले।